नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम होनासा कंज्यूमर लिमिटेड कंपनी का एनालिसिस करेंगे। लास्ट ईयर नवंबर में दोस्तों इसका आईपीओ आया था और उस समय बात करें तो इसका वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा थे। लेकिन अभी रिसेंटली इसका क्वार्टर फोर का भी रिजल्ट आ गया है, तो हम इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट को एनालाइज करेंगे और लास्ट फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर का भी हम एनालाइज करेंगे रिजल्ट और देखेंगे कि अभी इसके वैल्यूएशंस कैसे हैं। तो इस वीडियो में आज हम इसके बिजनेस मॉडल का एनालिसिस करेंगे, इसके फंडामेंटल्स और इसके वैल्यूएशंस को भी एनालाइज करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है इस कंपनी की अगर हम स्टोरी की बात करें या इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये कंपनी 2016 में इस्टेब्लिश हुई थी दोस्तों। और इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके जो फाउंडर हैं उनका जब फर्स्ट बेबी हुआ था दोस्तों, देन उन्होंने जब बेबी प्रोडक्ट्स सर्च किए मार्केट में तो वो सभी जो बेबी प्रोडक्ट्स थे वो हार्मफुल थे और उनमें टॉक्सिन्स थे। देन वहाँ पे दोस्तों इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये सेफ प्रोडक्ट बनाएंगे बेबी केयर सेगमेंट में। तो वहाँ से इन्होंने इस कंपनी में काम करना शुरू किया और ये क्लेम करते हैं कि इनके सारे प्रोडक्ट्स दोस्तों टॉक्सिन फ्री हैं, सेफ़ हैं और उनमें कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस नहीं होते हैं दोस्तों। देन इन्होंने क्या किया कि बेबी केयर के साथ साथ दोस्तों इन्होंने बाकी एज ग्रुप के लोगों के लिए भी ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने लगे। तो अभी बात करें तो इस कंपनी के पास ब्यूटी और पर्सनल केयर से रिलेटेड एक अच्छी वाइड रेंज है प्रोडक्ट्स की। अब दोस्तों बात करें होनासा कंज्यूमर लिमिटेड के अंडर कितने ब्रांड्स आते हैं, तो दोस्तों इनका जो फ्लैगशिप ब्रांड है मामाअर्थ, उसके साथ साथ द डर्मा कंपनी, एक्वालॉजिका, आयुगा, बी ब्लंट और डॉक्टर सेट्स, ये ब्रांड्स भी इसके अंडर आते हैं। इन ब्रांड्स के नेम पे भी इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों। और इस कंपनी की बात करें तो इसकी मेजर सेल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होती है। अभी इसकी ऑफलाइन स्टोर्स में प्रेजेंस काफ़ी कम है। तो इसके ओवरऑल बिजनेस मॉडल की बात करें तो बिजनेस मॉडल अच्छा दिखाई देता है। जो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं इनकी सेल्स तो बनी रहेगी। तो देखा जाए तो इनके मल्टीपल ब्रांड्स हैं जिनके अंडर ये अलग अलग तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स सेल करते हैं और प्रोडक्ट रेंज भी इनकी ठीक ठाक है। अगर इसकी सेल्स की बात करें दोस्तों तो इसकी ज़्यादातर सेल्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आती है। लेकिन जो हमारा ऑफलाइन मार्केट है वो मेजर मार्केट है, वहाँ अगर ये आके अपनी रीच बढ़ाएं और वहाँ जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं उनके साथ compete करें और वहाँ की मार्केट शेयर अगर ये लेते हैं तो आगे चल के ये और अच्छे से ग्रो कर सकती है ये कंपनी। अब दोस्तों हम इसके फंडामेंटल्स को एनालाइज करते हैं। अब इसके हम क्वार्टर फोर के जो रिजल्ट अभी आए हैं उसको लास्ट क्वार्टर के साथ हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालाइज करेंगे। तो अगर हम क्वार्टर फोर के रिजल्ट को क्वार्टर थ्री के साथ एनालाइज करें तो क्वार्टर थ्री में इसकी सेल्स 451 करोड़ की थी, जो अभी गिर गई है और अभी इसकी सेल्स 427 करोड़ की हुई है दोस्तों। तो यहाँ पे 24 करोड़ की गिरावट है और परसेंटेज में देखा जाए तो 5% का शॉर्टफॉल है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इसका 8% था ओपीएम क्वार्टर थ्री में, जो अभी गिर गया है और 7% 1% से इसमें गिरावट आई है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टर थ्री में 29 करोड़ की नेट प्रॉफिट थी, जिसमें थोड़ी सी गिरावट आई है और अभी 27 करोड़ की इसकी नेट प्रॉफिट है। 2 करोड़ की यहाँ पे गिरावट है, 7% की शॉर्टफॉल देखा गया है इसके नेट प्रॉफिट में। वहीं अगर ईपीएस की बात करें तो 90 पैसे के आसपास इसका ईपीएस था, जो अभी 82 पैसे के आसपास बचा है दोस्तों। तो यहाँ भी 8 पैसे का नुकसान है, यहाँ 9% की गिरावट देखी गई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके रिजल्ट की बात करें दोस्तों तो इसके नंबर्स में गिरावट आई है। फिर चाहे इसके टॉप लाइन रेवेन्यू की बात करें या इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें या इसके बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट और ईपीएस की बात करें, सभी जगह गिरावट देखी गई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका रिजल्ट उतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट को ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे लास्ट फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर फोर के साथ। तो लास्ट फाइनेंशियल क्वार्टर फोर में देखें तो इसका रेवेन्यू 360 करोड़ का था, अभी ये बढ़कर 427 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पे 67 करोड़ की ग्रोथ है दोस्तों। और यहाँ परसेंटेज में देखें तो 19% की ग्रोथ है, जो कि ठीक ठाक नंबर है। लेकिन एक छोटी कंपनी है तो ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा भी नहीं है। और वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1% का था वो अब बढ़कर 7% तक पहुँच गया है, यहाँ काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है। और यहाँ 6% की इंप्रूवमेंट इसके ओपीएम में आई है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर फोर में इसने 151 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था दोस्तों। लेकिन अभी क्वार्टर फोर 2023-24 में इसने 27 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। तो यहाँ देखा जाए तो 178 करोड़ की अच्छी ग्रोथ दिखेगी। तो नेट प्रॉफिट की बात करें ईयर ऑन ईयर तो यहाँ अच्छी ग्रोथ दिख रही है। उसका रीज़न है दोस्तों कि लास्ट ईयर तक ये कंपनी
लॉस रिपोर्ट कर रही थी। और वहीं ईपीएस की बात करें तो माइनस में 11 रुपये 11 पैसे था, क्योंकि ये कंपनी लॉस मेकिंग थी। वहीं अभी इसका ईपीएस प्लस में आ चुका है 82 पैसे, तो यहाँ भी लगभग 12 रुपये की ईपीएस में ग्रोथ है। तो ईयर ऑन ईयर बात करें दोस्तों तो काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है। ये कंपनी लॉस मेकिंग से अभी प्रॉफिट मेकिंग बन गई है। यहाँ काफ़ी अच्छा चेंज आया है। अब अगर हम बात करें कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर की, तो हम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 को ईयर ऑन ईयर इसके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के साथ कंपेयर करेंगे। तो हम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 को फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के साथ कंपेयर करेंगे। तो 2022-23 में इसके रेवेन्यू की बात करें तो 1395 करोड़ इसका टोटल रेवेन्यू था। और वहीं इस साल बात करें तो 1764 करोड़ का रेवेन्यू आया है। यहाँ 369 करोड़ का ग्रोथ है। परसेंटेज में देखें तो 26% की ग्रोथ है, जो कि एक ठीक ठाक नंबर है। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 3% का ओपीएम था, जिसमें अभी ठीक ठाक ग्रोथ हुई है और 5% की इम्प्रूव होके ये 8% हो गया है। तो अभी इस फाइनेंशियल ईयर में 8% का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा दोस्तों। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जहां इस कंपनी ने 121 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था, वही इस फाइनेंशियल ईयर में 121 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने रिपोर्ट किया है। लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन चुकी है। इसमें अच्छा टर्न अराउंड आया है दोस्तों। ओवरऑल देखा जाए 242 करोड़ की इंप्रूवमेंट है इसके बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट में। वहीं ईपीएस की बात करें तो जहां माइनस में ईपीएस था 9 के आसपास, वहीं अभी 3.73 के आसपास पहुंच चुका है प्लस में। यहां 12 रुपये 57 पैसे की इम्प्रूवमेंट है। अब अगर हम ओवरऑल ईयर ऑन ईयर कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर की बात करें दोस्तों, तो इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। फिर चाहे इसके टॉप लाइन रेवेन्यू की बात करें तो 26% से ग्रो किया है। वहीं अगर बॉटम लाइन की बात करें तो यहाँ बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग ये कंपनी बन चुकी है और अच्छे खासे इसने प्रॉफिट इस साल दिखाए हैं। अब हम इसके लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू ट्रेंड को देखेंगे कि इसमें रेवेन्यू किस तरह से ग्रो किया है। तो अगर बात करें 2018-19 की फाइनेंशियल ईयर की, तो वहाँ इसका रेवेन्यू 17 करोड़ का था। वहीं आज बढ़कर 1764 करोड़ हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ देखा जाए तो पिछले 6 सालों में इस कंपनी का अगर रेवेन्यू की बात करें तो 10 गुना से ज़्यादा हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। वहीं अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें, सीएजीआर की बात करें सेल्स में, तो लास्ट 5 ईयर में 154% के सीएजीआर से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। वहीं लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो 57% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। लास्ट 1 ईयर में 27% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। तो रेवेन्यू फ्रंट में देखें तो इसका रेवेन्यू अच्छी तरह ग्रो हुआ है पिछले 3-4 सालों में। लेकिन वहीं अगर रिसेंटली देखें लास्ट 1-2 साल में, तो इसके रेवेन्यू में थोड़ी सी गिरावट है ग्रोथ रेट में। इसका रीज़न है दोस्तों, इसका बेस बढ़ता जा रहा है। पहले जब इसने ग्रोथ दिखाई तब इसका बेस बहुत ही छोटा था, 17 करोड़ का बेस था, वहाँ से ग्रोथ दिखाना बहुत आसान था। लेकिन जब इसके रेवेन्यू भी ठीक ठाक आने लगे हैं, यहाँ से ग्रोथ रेट क्या इस तरह की दिखा पाएगा, तो वो मुश्किल होगा दोस्तों। तो अभी अगर ये 20 से 30% की ग्रोथ रेट मेंटेन रखता है तो काफ़ी अच्छा होगा। अब लॉन्ग टर्म में इसके नेट प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की बात करें तो इस कंपनी ने 4 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था। वहीं वो लॉस बढ़ता गया और मार्च 21 में इस कंपनी का हाईएस्ट लॉस था 1332 करोड़ का। उसके बाद इस कंपनी ने मार्च 22 में यानी कि 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट दिखाया 20 करोड़ का। लेकिन नेक्स्ट ईयर ही इसने फिर से लॉस दिखाया 2022-23 में, वहाँ इसने 121 करोड़ का लॉस दिखाया। लेकिन अभी बात करें तो इस फाइनेंशियल ईयर में फिर से 121 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया दोस्तों। तो अगर इसके पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑन एंड ऑफ ही इसका परफॉर्मेंस रही है। किसी साल ये प्रॉफिट दिखाती है तो नेक्स्ट ईयर ये लॉस भी दिखा देती है। तो अभी इसको लॉन्ग टर्म में जज कर पाना मुश्किल है कि आगे ये कैसे रिजल्ट देगी। आगे क्या इसी तरह प्रॉफिट को मेंटेन कर पाएगी या फिर से लॉस दिखाएगी, ये देखना होगा। वहीं 5 साल के अगर सीएजीआर नेट प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 97% है। वही लास्ट 3 ईयर में 28% के सीएजीआर से इसका नेट प्रॉफिट ग्रो किया है। वहीं लास्ट 1 ईयर में ये 1211% का नेट प्रॉफिट दिखा रहा है ग्रोथ। उसका रीज़न है दोस्तों लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ये हुई है। लेकिन आगे इसके रिजल्ट कैसे होंगे वो देखने पड़ेंगे। तो इसके लॉन्ग टर्म में अगर फंडामेंटल्स को देखें तो अभी ये जज कर पाना मुश्किल है कि इसके आगे आने वाले रिटर्न कैसे रहेंगे, क्योंकि इसने जो नेट प्रॉफिट बॉटम लाइन है वो कंसिस्टेंटली ग्रो नहीं कर रही है। किसी साल ये लॉस मेकिंग है, देन किसी साल ये प्रॉफिट मेकिंग हो जाती है और देन वापस से लॉस मेकिंग हो जाती है। तो अभी इसके आने वाले कुछ और क्वार्टर के रिजल्ट्स को मॉनिटर करना होगा, उसके बाद ही हम कह सकेंगे
कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो अब इसके वैल्यूएशंस की बात करते हैं। इस कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो इसका मार्केट कैप 14,000 करोड़ के आसपास है, 13,970 करोड़ का है। तो अभी ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। वहीं करंट की प्राइस की बात करें तो इसका करंट प्राइस 431 रुपये का है। वहीं 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 52 वीक हाई इसका 511 रुपये है। लिस्टिंग के बाद इसके शेयर ने अच्छी ग्रोथ दिखाई थी और ये 511 रुपये के हाई तक गया था। वहीं अगर 52 वीक लो की बात करें तो 256 रुपीज़ है। अभी देखा जाए तो अपने 52 वीक हाई से गिरावट में ये शेयर अवेलेबल है। वहीं अगर स्टॉक पी की बात करें तो 115 का है। इसके बावजूद कि इस कंपनी ने इस बार काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखाया है, उसके बावजूद अभी भी इसका पी हायर साइड है। तो पी के अकॉर्डिंग देखें तो इसके वैल्यूएशन अभी भी हाई हैं। ये ओवर वैल्यूड दिखाई देता है। लेकिन अगर इसके ग्रोथ की बात करें, पीजी रेशियो की बात करें तो ग्रोथ के रिस्पेक्ट में पीजी रेशियो 1.19 आया है। यहाँ लास्ट 5 ईयर का एवरेज CAGR नेट प्रॉफिट ग्रोथ हमने लिया है, तो वहाँ पे क्योंकि इस बार इसने अच्छे प्रॉफिट दिखाए हैं, तो वहाँ जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो इम्प्रूव हो गई है। हिस्टोरिकली इसका नेट प्रॉफिट इम्प्रूव होने के कारण इसका जो पीजी रेशियो है वो कम आ रहा है। पीजी रेशियो के अकॉर्डिंग ये ओवर वैल्यूड तो नहीं है, ये फेयरली वैल्यूड दिखाई देता है। लेकिन वहीं पी इसका काफ़ी हायर साइड है। तो अगर आगे ये अपने प्रॉफिट्स को ऐसे मेंटेन नहीं कर पाता है तो देन इसका पीजी रेशियो वापस से बढ़ जाएगा। वहीं अगर ROE की बात करें तो ROE इसका 14% है, जो कि लोअर साइड है। ये रिटर्न अपने इक्विटी पे जनरेट नहीं कर पा रहा है इतना अच्छे, जबकि ये B2C कंपनी है, ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को बेच रही है। यहाँ ROE अच्छा होना चाहिए। यहाँ ROE कम से कम 20 से 25% के पास होता तो अच्छा माना जाता। तो इसका ROE अभी लोअर साइड है। ये दिखाता है कि इसमें प्राइसिंग पावर नहीं है। और जिस तरह की इसकी प्रेजेंस है, ये ज़्यादातर सेल्स अपने डिजिटली लाता है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे देखा जाए तो वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ डिस्काउंट्स बहुत देने पड़ते हैं अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। तो वहाँ ये कंपनी मात खा रही है, वहाँ अपने ये मार्जिन्स को इम्प्रूव नहीं कर पा रही है। वहीं ऑफलाइन मार्केट की बात करें तो वहाँ इनकी प्रेजेंस है नहीं, इसलिए इसके मार्जिन्स कम दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से इसका ROE भी लोअर साइड में है। तो अभी ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें दोस्तों, तो इसका वैल्यूएशन हायर साइड ही दिखाई देता है। अब अगर इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अभी हाल ही में इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी नवंबर 2023 में। तो वहाँ से अगर लास्ट 2 क्वार्टर का डेटा अवेलेबल है, तो प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर में 35% थी, जो अभी भी 35% के आसपास मेंटेन है। वहीं FIH की बात करें तो 10% था दिसंबर क्वार्टर में, जो अभी बढ़कर 12% हो गई है। तो FIH ने 2% अपना स्टेक बढ़ाया है। वहीं DIH की बात करें तो यहाँ 18% स्टेक था DIH का लास्ट क्वार्टर में, जो क्वार्टर 4 में घट गया है 2% से। अभी इनका स्टेक 16% ही है। वहीं पब्लिक की बात करें तो उनका जो स्टेक है 37%, वो अभी फ्लैट है, वैसा ही 37% ही है। वहीं नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स की बात करें तो नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स इस कंपनी में कम हुए हैं। जो पहले 53,186 थे, वो अभी घटकर 51,000 के आसपास ही बचे हैं। तो नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स में थोड़ी गिरावट आई है। तो ओवरऑल अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग लोअर साइड है दोस्तों, जो कि एक नेगेटिव साइन है। वहीं अगर FIH की बात करें तो ये पॉजिटिव है कि FIH का 12% स्टेक है। DIH में ने भी इसमें ठीक ठाक स्टेक ले लिया है, वो भी पॉजिटिव चीज़ है। और पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो वो हायर साइड है। तो अभी ओवरऑल इस कंपनी के अगर एनालिसिस के बेस पे बात करें तो ये कंपनी ओवर वैल्यूड है। और इसका अभी इसके बावजूद कि इसका जो रिजल्ट लास्ट आया है क्वार्टर 4 का या लास्ट पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो इस साल इसने अच्छा प्रॉफिट दिखाया है, उसके बावजूद इसका वैल्यूएशन हायर साइड है। इसका पी अभी भी काफ़ी हायर साइड है। तो अभी हमें इसके और आने वाले क्वार्टर्स, कुछ 2-4 क्वार्टर्स के रिजल्ट को एनालाइज करना होगा कि वहाँ क्या ये कंटिन्यूअस अपने नेट प्रॉफिट दिखा पाते हैं या नहीं, क्या ये अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव कर पाते हैं या नहीं। अगर ये अपने मार्जिन्स को लगातार इम्प्रूव करते हैं और अपनी सेल्स को बढ़ा पाते हैं, टॉप लाइन भी बढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे ये अपनी रीच को बढ़ाएंगे, अपनी सेल्स को बढ़ाएंगे, वहाँ ये मार्जिन भी मेंटेन कर पाते हैं या नहीं, वो भी देखना होगा। और सेल्स में तो ग्रोथ आना ज़रूरी है ही, क्योंकि अभी स्मॉल कैप कंपनी है। अगर यहाँ भी ये ग्रोथ नहीं दिखा पाती है तो नेगेटिव साइन रहेगा। तो अभी इस कंपनी को कंसीडर करना रिस्की है। अभी ये हायर वैल्यूएशन साइड में है। आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट को देखकर ही इस पर डिसीजन लेना चाहिए। तो आज इस कंपनी का एनालिसिस यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।